राधे राधे दोस्तों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे इनकी अवस्थाओं के बारे में। कुछ कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताए गए हैं, अगर ना देखे हों तो हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख लें। और ये जो जीन पियाजे हैं, हमारे सीटेट, यूपीटेट और अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग लाइन में, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सीटेट में तो कम से कम 5 से 6 नंबर के कहीं नहीं गए हैं, इनसे आप आराम से ले सकते हैं। और रही बात डीएलएड और बीटीसी की, तो डीएलएड और बीटीसी में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन उनसे इनसे बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अवस्थाओं के बारे में। जी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप पिछली क्लासेस में जाके देख सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। जी, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक, पहला है हमारा संवेदी पीसीय अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अगर बात करें इनकी अवस्थाओं की, तो जीन पियाजे ने हमें 4 प्रकार की अवस्थाएं दी हैं। बालक जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 15 साल तक की आयु में, या जब तक मेच्योर हो जाता है उस आयु तक की अवस्थाएं उन्होंने दी हैं। 4 अवस्थाएं दी हैं टोटल जीन पियाजे ने। पहला होता है संवेदी पीसीय अवस्था, ठीक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा हमारा जो है लास्ट वाला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। संवेदी पीसीय अवस्था जो होता है, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी पीसीय अवस्था कहते हैं। और बच्चा जब 2 साल का हो जाता है, 2 साल से 7 वर्ष तक का जब बच्चा रहता है, तो उस अवस्था को बच्चे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बच्चा जब 7 वर्ष से 11 वर्ष का हो जाता है, तो उस अवस्था को मूर्त संक्रिया अवस्था कहते हैं। और बच्चा जब 11 से 15 वर्ष या परिपक्व अवस्था तक चला जाता है लगभग में, तो उसको औपचारिक संक्रिया अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रिय अवस्था कहते हैं। तो पेशीय अवस्था जो होता है, यानी संवेदी पेशीय अवस्था जो होता है, इसके जो अन्य नाम है, क्या क्या नाम है? गत्यात्मक अवस्था, इंद्रिय गत्यात्मक और इंद्रियगामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, इसके ये नाम होते हैं इतने। और भी जो जिन नामों से बुलाया जाता है, इतने नामों से इसको बुलाया जाता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जो है, ये देखिए हिंदी में नहीं हो पाया, लेकिन देख लीजिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको क्या बोलते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसको पूर्व प्रचालन अवस्था बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 और नामों से बुलाया जाता है। पहला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व प्रचालन अवस्था। ठीक है, और तीसरा जो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों की अवस्थाओं को कहा जाता है। इसको मूर्त क्रियाकाल, ठोस संक्रिय अवस्था, प्रत्यक्ष अवस्था और है अनौपचारिक अवस्था। ठीक है, अनौपचारिक अवस्था, इतने अवस्थाओं के नाम से इस अवस्था को जाना जाता है। जी, और जो चौथा होता है औपचारिक औपचारिक संक्रिया अवस्था होता है, बच्चा 11 वर्ष से 15 वर्ष का होता है, तो उस अवस्था को औपचारिक संक्रिया अवस्था कहते हैं। इसको जो है परिकल्पना, निगनात्मक तर्क, इन अवस्थाओं या फिर अमूर्त अवस्था, इतने नामों से इस अवस्था को जानते हैं। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं एक एक अवस्था को इनके। ठीक है, पहला है हमारा संवेदी पेशीय अवस्था। यहाँ पे आप लोग पेशीय वर्ड देख रहे होंगे। पहला क्या है हमारा? संवेदी पेशीय अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चे के जन्म यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे होंगे, पेशीय अवस्था। एक मिनट, यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे होंगे, पेशीय अवस्था, ये पेशीय। ठीक है, तो पेशीय का मतलब होता है बच्चा अपनी मांसपेशियों के द्वारा सबसे अधिक कार्य करता है। ठीक है, यानी अपने हाथ पैर के द्वारा अपने सबसे अधिक कार्य करता है। बच्चा छू करके अधिक कार्य करता है इस अवस्था में, इसलिए इसको पेशीय अवस्था कहा गया है। ठीक है, अपने संवेग, अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करता है। यानी बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही सबसे अधिक इस उम्र में सीखता है। ठीक है, देखते हैं, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें वस्त अस्थायित्व
ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चे के दिमाग में छाप बनना शुरू हो जाता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। यानी कि डेवलप वस्तु अस्थायित्व का गुण उसमें डेवलप होने लगता है। यानी अगर बच्चे को आप एक बार गेंदा दिखा दिए, बोल दिए भैया ये गेंदा है बाबू और ये बॉल है, ठीक है, गेंदा या बॉल बता दिए बच्चे को, तो दोबारा अगर आप बॉल छुपा देते हैं बच्चे को, बच्चा कहीं रख भी देता है, फिर उसको कहीं और ला करके आप बोलते बाबू गेंदा लेके आओ, तो उसके दिमाग में जैसे ही गेंदा आप बोलते हैं तो वो उस टाइप का गोल सा फिगर उसके दिमाग में बैठ जाता है। उसी को बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व बोलते हैं, ठीक है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का गुण डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है लास्ट स्टेज में। यानी बच्चा 2 साल का जब होता है तो उसके व्यवहार में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है क्या, अभी नेक्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे। बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं, ठीक है। बच्चे के जो सेंसर्स होते हैं, बच्चे मतलब देखता है बच्चा, छूता है बच्चा, बच्चा जो सूंघता है, जो भी बच्चे की इन्वायरमेंट में जो बच्चे का सेंस फील करेगा उसी की तरह बच्चा सीखता है। यानी बच्चे की इंद्रियां ही बच्चे की शिक्षक होती हैं। बच्चा हाथों और आँखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जितना अधिक अपने हाथों का उपयोग करेगा, जितना अधिक अपने इन्वायरमेंट को देखेगा, उतना ही अधिक बच्चा अपना विकास करेगा, उतना ही बच्चा अपना अधिक सीखेगा, ठीक है। तो ये है संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा क्या है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी संक्रिया के पहले वाली अवस्था। बच्चा जोड़ घटाना जब सीखता है उससे पहले की अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे के 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यानी बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग आदि की क्रियाएं करने से पहले जो अवस्था होती है बच्चे की, उसको कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी कि बच्चे को क्या करना है, सामने कोई घटना घटित हो जाती है या कोई चीज़ बच्चा देखता है तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि बच्चा को कौन सी क्रिया करना है, क्या रिएक्शन करना है, बच्चा नहीं समझ पाएगा। इस स्टेज में यानी इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों यानी कि सिंबल का यूज में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। अभी बताया हमने, डेवलप्ड होने लगती है, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान डेवलप्ड होने लगता है बच्चे के अंदर। यानी बच्चे को जैसे आप बोलते हैं साइकिल, अगर वो साइकिल देखा है, उसको पता है कि यही साइकिल है, तो जैसे ही आप साइकिल बोलेंगे उस बच्चे के माइंड में एक साइकिल बन जाएगा, वो छाप बन जाएगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे ही बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो पहले ही उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बताया जाता है, उनको प्रतीकों के माध्यम से बताया जाता है, जिससे बच्चा अधिक से अधिक सीखे। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है, ठीक है। बच्चा इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता विकसित पूर्ण तरह से कर लेता है। यानी बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि वहाँ 2 कदम चल, तो बच्चा 2 कदम चल ही देगा, ठीक है। बच्चे को आप बॉल फेंक के बोलेंगे बाबू बॉल लेके चले आओ, तो बच्चा बॉल लेके चले आएगा, ठीक है। एक है, और हाँ ये हो गया। अब उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है जीववाद का। सीटेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है जीववाद क्या है, जीववाद निम्नलिखित में से है, या जीववाद की समझ निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाई जाती है, जिस जीववाद की समझ निम्न अवस्था में किस अवस्था में नहीं पाई जाती है निम्नलिखित में से। इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं हमारे सीटेट में। जीववाद क्या होता है, बच्चे को नहीं पता होता है सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, ठीक है। बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, ठीक है। 3 साल का एक बच्चा है, वो चलते चलते एक ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक है। तो वह रोने लगता है। आप उसको पकड़ के बोलते हैं, आप पकड़ के उस ज़मीन को अगर मारते हैं यानी पृथ्वी को अगर मारते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। बच्चों को नहीं पता होता है कि ये सजीव है कि निर्जीव है। इसी को बोलते हैं एनिमिज्म यानी जीववाद बोलते हैं, ठीक है। अहम केंद्रित एगोसेंट्रिज्म, या जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो भी कर रहा है, बच्चा जब जो भी कर रहा है वह सब ठीक है, यानी बच्चे की जो समझ होती है उस हिसाब से बच्चा जो भी कर रहा है वह सब ठीक है, इसको कहते हैं अहम केंद्रित, ठीक है। यानी अहम केंद्रित का गुण किस में पाया जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, ठीक है।
अगला चलते हैं, अगला कोई कॉन्सेप्ट है हमारा इसी अवस्था से लेके, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा अपलटावी। बच्चे को अपलटावी गुण होता है, यानी बच्चा पलट करके चीज़ों को नहीं समझ पाता है। यानी अगर बच्चे से आप बोल देते हैं 2+4, तो बच्चे को अगर जोड़ना आता है तो 2+4 जोड़ के 6 बोल देगा, ठीक है। लेकिन आप अगर तुरंत ही पूछते हैं 4+2 कितना होगा, तो भी बच्चा जोड़ के ही बताएगा ना। इसको ये नहीं ध्यान में इसको ये समझ में नहीं आता है कि ये 2 और 4, यानी दो, इस 4 को हम यहाँ कर दिए, इस 2 को यहाँ कर दिए हम, ठीक है, तब भी 6 होगा। बच्चे को इसका ज्ञान नहीं होता, बच्चा तब भी जोड़ करके बताएगा, तब भी उतना ही समय लेगा। यही होता है अपलटावी, यानी बच्चा 2+4 6 कर बता देगा जोड़ करके, लेकिन 4+6 वो जब बोलेंगे, यानी 4+2 जब बोलेंगे, तो बच्चा फिर से जोड़ करके बताएगा। यानी वस्तुओं को अपलटावी गुण होता है बच्चे में, ठीक है। यानी अपलटावी गुण कौन सी अवस्था में पाई जाती है? अपलटावी गुण हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है हमारा मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट में कमी, ठीक है, आदि के कॉन्सेप्ट में कमी। बच्चे मुद्रा संप्रत्यय क्या होता है? यानी अगर बच्चे के सामने 3 साल के बच्चे के सामने आप 2 रुपए का सिक्का रख देते हैं और 5 रुपए का सिक्का रख देते हैं, तो बस बच्चा बहुत मतलब ज़्यादा, अगर 2 रुपए का सिक्का रख दिए, 5 रुपए का सिक्का रख दिए और आप 500 का एक नोट रख देते हैं, तो बच्चा ये 5 रुपए वाला सिक्का लेगा, ना कि 500 रुपये का नोट। उसको नहीं पता है कि 500 बड़ा है कि 5 बड़ा है। इसलिए मुद्रा संप्रत्यय की कमी होती है, दूरी की भी कमी होती है, भार की भी कमी होती है। भार का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आप मान लीजिए एक दो अ, हाँ, एक 2 kg का लोहा लेते हैं और एक 1 kg का कोई हल्का सामान लेते हैं, मान लीजिए रुई ले लेते हैं, ठीक है, 1 kg का हल्का रुई ले लेते हैं। बच्चे से पूछेंगे इसमें से सबसे वजन किसका है, तो बच्चे को जो भारी दिखेगा उसी का वजन ज़्यादा बचाएगा बच्चा। यानी कि 2 किलो का लोहा बहुत छोटा सा रहेगा, उसको ज़्यादा वजन नहीं बताएगा। बताया किसका? जो रुई है 1 किलो का और बहुत मतलब 1-2 बोरे में भरा पड़ा है, उसी को बच्चा ज़्यादा बताएगा, ठीक है। क्रम निर्धारण की योग्यता काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये शब्द है, क्रम निर्धारण की योग्यता। क्रम निर्धारण की योग्यता बच्चे में नहीं हो पाती है उस समय। अगर आप बच्चे को 3 पेंसिल दे दिए, 1 2 3 ABC 3 पेंसिल दे देते हैं, और इस लंबाइयाँ जो होती हैं छोटी बड़ी करके आप दे दीजिए, ठीक है, और इसको बिखेर दीजिए, आपस में मिला दीजिए, और बच्चे से बोलिए आप बाबू इसको ऊंचाई के अनुसार या लंबाई के अनुसार क्रम में लगा दो, तो बच्चा नहीं लगा पाता है, ठीक है। यानी कि मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, ऊंचाई, क्रम आदि की कॉन्सेप्ट में कमी आ जाती है बच्चे में, ठीक। अगला जो कॉन्सेप्ट है केंद्रीकरण। बच्चा जो है एक टाइम पे एक ही समय में केंद्रीकरण की विशेषता मतलब डेवलप होना शुरू कर देता है। यानी बच्चा अगर कोई चीज़ देख रहा है तो वहाँ पे केंद्रित होकर के देखेगा, ठीक है। यानी बच्चे की कंसंट्रेशन जो पावर होती है वो एक समय एक ही टाइम पे एक समय में एक ही वस्तु पर केंद्रीकरण कर पाएगा। यानी बच्चे के सामने अगर एक बिल्ली है और एक उसके बगल में एक घोड़ा यानी गाय, या एक बिल्ली है और एक गाय है, ठीक है, तो बच्चा अगर बिल्ली को देख रहा है तो बिल्ली को ही देखेगा, उसका ध्यान बिल्ली पर ही रहेगा। उसके पैरेलल में या उसके साथ में गाय की धारणा भी उसके दिमाग में नहीं बैठ पाएगी। यानी एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाएगा एक टाइम पे बच्चा, ठीक है। अगला है हमारा संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? बच्चा शेप और साइज में, यानी आकार में जो है परिवर्तन अगर आप कर देते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया 1 किलोग्राम आप ले लीजिए लोहा, 1 किलोग्राम आप ले लीजिए लोहा, ठीक है, 1 किलोग्राम आप क्या ले लीजिए? लोहा ले लीजिए। 1 किलोग्राम लोहा ले लीजिए, ठीक है, उसको बच्चे के सामने रख दीजिए और 500 ग्राम रुई ले लीजिए, ठीक है। तो 500 ग्राम जब रुई लेंगे तो कम से कम लगभग मान लीजिए एक बोरे में एक रुई आ गया, ये 500 आधा किलो रुई आ गया। और एक लोहा है बहुत छोटा सा है, तो बच्चे से अगर आप पूछेंगे बड़ा कौन सा है, तो बच्चा रुई के पास जाएगा, क्योंकि बच्चे की साइज, शेप और क्वांटिटी का मतलब पता नहीं होता है। जो बड़ा दिखा वही बड़ा है उसके लिए। इसी को बोलते हैं संरक्षण की कमी होती है। यानी बच्चे में संरक्षण की कमी होती है किस उम्र में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। बच्चे के पास में संरक्षण की कमी, बच्चा नहीं कर पाता है भेद, ठीक है। यानी कि क्या लॉजिक
लैक्स ऑफ लॉजिक यानी तर्क शक्ति में कमी होती है, रिवर्सिबिलिटी में कमी होती है। यानी बच्चे को ये तो पता है पानी को ठंडा कर देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता हो पाता है कि बर्फ़ को भी थोड़ा गर्म करने पे पानी बन जाता है हमारा। बच्चे को इस चीज़ की समझ नहीं होती, निर्जीव सजीव नासमझ रहता है बच्चा। इस अवस्था में बच्चे को लगता है जो भी सोचता है वही सब पूरा उसके लिए सही है। बच्चे सिंबॉलिक थॉट होते हैं, यानी कि वो चित्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी क्वांटिटी और शेप और साइज में भेद नहीं कर पाते हैं। केंद्रीकरण यानी कि बच्चे को एक समय में एक ही वस्तु पर केंद्रीकरण का गुण होता है। ये सारी अवस्था किस अवस्था में पाई जाती हैं सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। और अगला जो हमारा इनका थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब जाएंगे तो ये यानी कि बच्चा जब 7 साल का होता है, 7 साल से 11 साल के उम्र को क्या कहेंगे? बच्चे के 7 साल के 11 साल के उम्र को क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। यानी बच्चा जब 7 साल का हुआ और 11 वर्ष तक जब होगा, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? उस अवस्था को हम कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उस अवस्था को क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे एक शब्द लिखा है मूर्त। मूर्त मतलब क्या होता है? सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना, सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना, ठीक है। यानी बच्चे के सामने जो चीज़ें हैं उसी के बारे में वो अपना सोच सकता है। अब यहाँ से आप इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। मूर्त क्या होता है? यानी प्रत्यक्ष रूप से, यानी आपके सामने जो होता है उसी को मूर्त बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे के यानी वह अवस्था जब बच्चे के सामने कोई भी चीज़ होगा तभी सोच पाएगा, उस अवस्था को क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीज़ों को देख कर ही कुछ कर सकता है, यानी कि वही चीज़ आया ना, बच्चे के सामने अगर कुछ है तो ही सोच पाएगा, तो ही चिंतन कर पाएगा, ठीक। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट में गुण आ जाते हैं, ठीक है। यानी अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दूसरा वाला हमारा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे के पास में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो कर पा रहा था बच्चा। इस अवस्था में बच्चा इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है। यानी बच्चे से अगर इस स्टेज में आप पूछेंगे 2 + 4 बराबर तो 6 होता है, और 4 + 2 बराबर पूछेंगे तो भी बच्चा तुरंत ही बोल देगा कि 6 होता है, ठीक है। जीववाद का भी गुण आ जाता है बच्चे में, मुद्रा और पैसे वगैरह की पहचान भी कर लेता है बच्चा, क्रमबद्धता यानी कि पेंसिल वाला भी ज्ञान हो जाता है बच्चे के पास में, ठीक है। इन सब के साथ साथ एक चीज़ और बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होता है, कौन सा? आगमनात्मक तर्कणा यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण से ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यानी बच्चे को अगर आप उदाहरण नहीं भी देते हैं तो बच्चा थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगता है उदाहरण के बारे में। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए? बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। पेड़ जरूरी है या नहीं, बच्चों को यह समझ नहीं है कि जरूरी है कि नहीं, बस बच्चों को यही पता है कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। यानी आगमनात्मक तर्कणा का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा मानने लगता है कि इससे हमको ये चीज़ मिलती है। यानी बच्चे को यानी विश्वास हो जाता है कि पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलती है, और बच्चे को कुछ नहीं पता है पेड़ के बारे में, ठीक। इस अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के पास अपलटा गुण आ जाता है, जीववाद का गुण आ जाता है, मुद्रा भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता का कॉन्सेप्ट का गुण डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी विकसित पूर्ण रूप से हो जाता है 11 वर्ष तक, ठीक है। और जो तीसरा है, और तीसरा हो गया हमारा, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको क्या कहते हैं? कौन सी वर्ष की कहते हैं? 11 से 15 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी कि बच्चे को जो भी जानकारी है उसके मैक्सिमम लेवल, सर्वोच्च अवस्था क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी लास्ट जो स्टेज है, अंतिम अवस्था है जीन पियाजे का, हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। वहाँ पे देखिए मूर्त आया था, मूर्त मतलब सामने, अमूर्त मतलब जो सामने नहीं होता है, ठीक है। अमूर्त मतलब जो सामने नहीं होता है, ठीक है। यानी बच्चे को अगर अब आप बताएंगे, चाँद के बारे में बताएंगे, चंद्रमा के बारे में पढ़ाएंगे, सूर्य के बारे में पढ़ाएंगे, तो बच्चे को जैसे आप सूर्य बोलेंगे तो सूर्य की समझ डेवलप्ड हो जाएगी। बच्चे को अगर बच्चा उस किसी भी चीज़ को जानता है
नहीं भी देखेगा तो उसके साथ में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। यानी कि निगनात्मक तर्कणा डेवलप हो जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। बच्चे को आप जैसे नियम बता दिए, ठीक है, मान लीजिए आप गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो जैसे ही आप परिभाषा नियम वगैरह उदाहरण बताए उसके बारे में, बच्चा उसके ऊपर तर्क करना स्टार्ट कर देगा कि ग्रेविटी कितनी क्यों होती है, पोल पे ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ पे कम क्यों होती है ग्रेविटी, नीचे जाने पे ग्रेविटी बढ़ती है, ऊपर जाने पर ग्रेविटी बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है। बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें डेवलप्ड मतलब कॉन्सेप्ट आने लगेंगे, तर्क आने लगेंगे, बच्चा क्वेश्चन करने लगेगा। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के आलोचना पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपनी व्यवस्था की क्षमता में अधिक सीख सकता है। यानी बच्चे को जीन पियाजे ने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे बताया वातावरण को। बच्चे ने बताया जीन पियाजे ने बताया बच्चों को जितना अच्छा वातावरण देंगे बच्चा उतना ही अधिक डेवलप कर पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इनके अगले कॉन्सेप्ट की ओर कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग क्या क्या हैं। यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया कि अध्यापक अपने आप को शैक्षिक स्थान पर रखे। ठीक, यानी जो अध्यापक होता है, एक मिनट, जो अध्यापक होता है वो अपने आप को, हाँ, जो शैक्षिक उपयोग हैं इनके, यानी कि शैक्षिक उपयोग हैं, यानी कि टीचर के जो कर्तव्य बनते हैं, टीचर कैसे पढ़ाए बच्चों को, क्या क्या मतलब तरीके अपनाएं, उसकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आपके पेडागोजिक क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कहा गया कि अध्यापक अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे। यानी कि बच्चे जब टीचर पढ़ा रहा है तो सबसे पहले उसका यही कर्तव्य बनता है कि वह बच्चे के पास में जाए और मनोवैज्ञानिक रूप से वहाँ पे अपने आप को रखे और बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है उसको समझे। ठीक है, और उनकी समस्याओं विद्यार्थी के दृष्टि से देखे। यानी वही बात हुई, प्रश्नावली निरीक्षण विधि द्वारा किया जा सके। यानी कि यानी जब टीचर प्रश्न पूछे या बच्चा जब प्रश्न पूछे तो उसका आंसर बच्चा दे दे, यानी या फिर टीचर दे दे। इस निपुणता से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगला जो है, अध्यापक को यह चाहिए कि वह छात्र को स्वयं सीखने दे। यानी बच्चे, जो एक टीचर है, बच्चे को जितनी गलतियां कर रहा है बच्चा उसे करने दें, उस गलतियों के माध्यम से जितना चाहे उतना उसको सीखने दें, बच्चा इसे जल्दी सीखेगा। ठीक है, और तीसरा है, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बालक जितना अधिक गलतियां करेगा उतना अधिक उसके ज्ञान का निर्माण होगा। ठीक है, यानी उतना ही अधिक वह सीखेगा। उनके सीखने समझने के निर्माण का अलग ढंग होता है, अतः उन्हें सुविधाएं देकर स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चों को सुविधाएं देकर सीखने का अवसर देना चाहिए। ठीक, अगला जो है हमारा, छात्रों को जितना अधिक सीखने का अवसर मिलेगा उतना ज्ञान उतना अस्थायी और स्पष्ट होगा। यानी बच्चे को जितना आप अवसर देंगे बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास होता है चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। अगला जो पॉइंट है, बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान की तहत होता रहता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उन्हें शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। यानी कि पहले बच्चे के दिमाग में उदाहरण के द्वारा बच्चे के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर लें आप। बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक वातावरण दे दें पहले से बच्चों को, जिससे जब आप पढ़ाएं तो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चे का। ठीक, जैसे मान लीजिए देते हैं आप ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, ज्यामिति पढ़ाने जा रहे हैं, तो ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों का, कुछ वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान करवा दें बच्चे को, तो उसके बाद में वो आयत वर्ग अच्छे से सीख लेगा। ठीक, सातवां जो है, तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन में विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कली मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। अतः शिक्षकों को बच्चों को तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चा को क्वेश्चन करने से कभी नहीं रोकना चाहिए। बच्चा जितना अधिक क्वेश्चन करेगा उसकी तार्किक क्षमता उतना अधिक बढ़ेगा। बच्चे को डांट के बैठाना नहीं है।
ठीक है। 8वां है वर्ग के सामान्य रूप विद्यार्थी को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उन्हें विचार के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पेडागोजी में पूछे जाने वाला, लगभग लगभग हर साल पूछे जाने वाला पेडागोजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे लिए। क्या है? हर साल ये क्वेश्चन पेडागोजी में आया हुआ, ये 8वां नंबर का जो पॉइंट है, हर साल लगभग कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में सीटेट के देखने को मिल जाता है। वर्ग के सामान्य रूप, यह है रूप, वर्ग के सामान्य रूप के विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उन्हें विचार के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। यानी कि तार्किक बुद्धि को अगर डेवलप करना है बच्चे के अंदर तो उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके उनको अवसर देना चाहिए। ठीक है। बच्चों को गलती करने और स्वयं को सुधारने पे पर्याप्त अवसर देना चाहिए। यानी बच्चा खुद गलती करे और उस गलती से खुद सीखे, तो जितना सीखेगा, जितना गलती करेगा, बच्चे का विकास उतना ही अधिक। को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। यानी कि बच्चे को व्यवहारिक रूप से ज्ञान देना चाहिए और प्रयोग करके बताना चाहिए। बच्चे को मूर्त रूप से बच्चे के सामने कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, वस्तुओं के बारे में दिखा देना चाहिए, व्यवहारिक रूप से ज्ञान देना चाहिए बालकों के। इससे क्या होता है? बालकों के नवीन विचार का संचार होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। यानी जो मौलिक, यानी जो हमारे बताए गए हुए हैं, जो सारे अन्वेषण, जो खोज बताए गए हैं, बच्चे उसके उससे अधिक नई चीज़ों के बारे में, अन्वेषण मतलब होता है खोज, अन्वेषण मतलब होता है खोज। ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, शिक्षक के महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है। यानी एक जो टीचर होता है उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। पेडागोजी के बहुत से सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला है छात्रों को उचित अधिगम के अनुभव तथा सामग्री प्रदान करना चाहिए। उन्हें गहन रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि बच्चे को अधिगम मतलब होता है सीखना। बच्चे को सिखाने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, टीएलएम देनी चाहिए। बहुत सी सारी चीज़ उन बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। बहुत सी विधियों से सहारा लेना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, और उनको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए, बच्चों को नई नई सोचों के बारे में डेवलप करवाना चाहिए, नई नई सोचों के लिए उनको विकसित करवाना चाहिए। अगला है, एक शिक्षक को लचीला होना चाहिए। ठीक है। टीचर को लचीला होना है, कड़ा नहीं होना है, मारना नहीं है बच्चे को। बच्चे को बहुत प्यार से बात करना है, क्योंकि यह उन्हें विभिन्न प्रकार की छात्र क्षमताओं, आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। यानी अगर बच्चे से आप लचीला व्यवहार करेंगे, बच्चे से प्रेम भाव से बात करेंगे या उससे बिहेव करेंगे, तो बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसमें खुली रूप से आप उस बात कर पाएगा, खुली रूप से उस आप बच्चा आपसे तर्क कर पाएगा उस टॉपिक पे। अगला जो है, एक शिक्षक को कक्षा में गतिशील, चारों ओर घूमना होना चाहिए, क्योंकि यह जुड़ाव को बढ़ावा देने और बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि टीचर जब पढ़ाए तो वह चारों ओर घूमे कक्षा में, जिससे बच्चे को लगे कि हमारे पास सर आ रहे हैं, भी देखेंगे, या डर की वजह से नहीं, बल्कि उसको एक लगाव हो जाए टीचर से कि सर आ रहे हैं, और एक गलती होगी तो वो भी बताएंगे। ठीक है। यानी कि कक्षा में घूम घूम के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, लाइन है हमारे लिए, पेडागोजी में पूछे जाने वाला। अगला जो है, एक शिक्षक को एक दाता के रूप में कार्य करना चाहिए। यानी फैसिलिटेट टीचर होना चाहिए। यानी एनसीएफ भी हमारा यही कहता है कि जो टीचर होता है उसे सुविधादाता के रूप में कार्य करना चाहिए, और बच्चों की शैक्षिक तैयारियों का आकलन करना चाहिए। बच्चों की कितनी शैक्षिक तैयारी है उसका आकलन करते रहना चाहिए पढ़ाते पढ़ाते ही, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऐसी अवस्था में है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी कि एक टीचर को सोचना चाहिए कि बच्चे को शैक्षिक रूप से पढ़ाते पढ़ाते क्या उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करना चाहिए बच्चे को। ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण लचीलापन और गतिशीलता है। यानी टीचर को लचीलापन और गतिशील रहना है क्लास में। ठीक है। क्लास में नहीं, हर जगह बच्चे के सामने। चूंकि पियाजे का सिद्धांत छात्र के शिक्षा की अवधारणा को प्रभावित करता है, शिक्षक को प्रभावशाली, निरंकुश, कठोर या आधिकारिक नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन जो होता है जीन पियाजे का है, इसीलिए सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स इन्हीं से बनते हैं। क्योंकि ये छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को दिए हैं, इन मतलब का कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया है।
तो आई होप आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा और समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं अपने दोस्तों में इधर उधर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लाएंगे। ये वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीटेट के जीन पियाजे के टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको पेडागोजी हो या चाहे जो हो, सब कुछ एक वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।